Hey guys, I am Komal Agrawal and you are watching Vet Igniter। तो आज हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एंटी फंगल ड्रग पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मेनली दो टाइप्स के फंगल इन्फेक्शंस पे काम करना है। तो एक होता है सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन और एक होता है सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल मतलब सरफेस पर है, अंदर नहीं है। पर अगर हम उसकी बात करें सिस्टमेटिक की, तो अंदर है, ऑर्गन्स वगैरह। सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। तो सुपरफिशियल जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो होता है माइक्रोस्पोरम। रिंगवॉर्म वगैरह के बारे में सुना होगा। ट्राइकोफाइटॉन ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन एपिडर्मोफाइटॉन। अ, ये जो तीन फंगस होती हैं ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं और इनको बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स, क्योंकि ये डर्मिस लेयर को अफेक्ट कर रही है ना, तो इनको डर्मेटोफाइट बोला जाता है। ये स्किन, नेल्स, इन सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, रिंगवॉर्म वगैरह टाइप के एक होता है नॉन डर्मेटोफाइट्स जो डर्मा को इन्फेक्ट नहीं कर रहे बट है सुपरफिशियली। उसमें आता है कैंडिडा, एस्परगिलस एंड क्रिप्टोकोकस। ठीक है, तो ये सारे जो होते आते हैं ये भी सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस पे। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉक्सीडियो माइकोसिस। माइको स्टैंड्स फॉर फंजाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये समझ में आता होगा ना। ब्लास्टोमाइकोसिस और पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, मैं लिख नहीं रही हूँ। और कैंडिडिएसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। लास्ट वीडियो में मेरा पेन काम नहीं कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। एस्परजिलोसिस। तो ये सारे टाइप्स के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिस पे हमें काम करना है। और सबक्यूटेनियस माइकोसिस भी कह सकते हैं कि सबक्यूटेनियस माइकोसिस पर भी काम करना है हमें। ओके, तो अभी हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें। तो एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन से पहले हमें उसका थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि एंटी फंगल ड्रग्स जो है वो अभी 1950s के लास्ट 50 ईयर में ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले नहीं हुआ करते थे। अब क्यों बढ़ रहे हैं, इतना फंगल इन्फेक्शन क्यों इंक्रीज हुए जा रहा है, तो उसका कोई कॉज तो होगा। तो उसका मेनली पता चला है कि कॉज ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं आजकल। जिसकी वजह से क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से इम्यून सप्रेशन आएगा, तो इम्यून सप्रेशन की वजह से वो अपना ग्रोथ अच्छे से कर पाएंगी। जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे मतलब जनरली जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरिया। और ये तो पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि हम जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल यूज करते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इवन रिकिट्सिया वगैरह और भी बाकी सारे इन्फेक्शंस पे काम कर रही है। तो इवन फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है कि उनका भी ग्रोथ रोक दे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल यूज करने की वजह से, तो ये दोनों रीजन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि अभी अभी में क्यों फंगल इन्फेक्शन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जो अभी अभी में पहले जो चलती थी वो दो एंटीबायोटिक्स चलती थी जिसका नाम होता था एम्फोटेरिसिन बी। इसको AMB भी लिखा जाता है, एम्फोटेरिसिन बी। और एक और ग्रीसियोफुल्विन। ये सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स आई थी 1960 में, एंटी फंगल थी ये। एंटी फंगल नेचर की थी, दो एंटीबायोटिक्स थी, तो उनका नाम है। और फिर 1970s में फ्लूसाइटोसिन का डिस्कवरी हुई, फ्लूसाइटोसिन और इमिडाजोल। 1980s में
ट्रायाजोल आ गए। देखो ट्रायाजोल मतलब 3 इसमें नाइट्रोजन ग्रुप हैं, इसमें इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, उसके बेसिस पे थे ये। और कुछ नए कंपाउंड्स आ गए थे जैसे टर्बिनाफिन। ठीक है, अभी हम पहले क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर ये सारे तुम्हें याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला होता है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स उसके अंदर आते हैं एम्फोटेरेसिन बी, जिसको एएमबी भी बोलते हैं, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन एंड नेटामाइसिन। देखो ये बहुत सिंपल है तो इनको तो याद कर ही लेना। एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन, ये सारे लाइन में याद हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैंडिसिडिन वो छोड़ देना, ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये हो गए हमारे एंटी फंगल ड्रग्स के। ये जो जितने भी होते हैं ये पॉलीइन्स के अंदर आते हैं। पॉली मीन्स मैनी कार्बन चेन है उसमें, और इन मतलब कोई डबल बॉन्ड भी रहा है, तो इस वजह से ये पॉलीइन्स की कैटेगरी होती है, जिसमें एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन ये सारे आते हैं। अब इसी का एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स का ही दूसरा ग्रुप होता है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके अगेंस्ट जो होगा, थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा, तो उसमें आता है फ्लूसाइटोसिन, फ्लूसाइटो सॉरी 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 माय फॉल्ट। इसका जो दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक फ्लूरांस। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस के अंदर ग्रिसियोफुल्विन आता है, ग्रिसियोफुल्विन। ठीक है, अभी हम इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे। पहले एक बार मैं एनालिस कर दे रही हूँ सारा क्लासिफिकेशन जो है, फिर सेकेंड जो है वो होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर फ्लूसाइटोसिन आता है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड कैटेगरी जो है इसकी है अजोल। अजोल के अंदर दो आते हैं, एक आता है इमिडाजोल, जैसा कि मैं बता रही थी तुम्हें कि अगर इसके अंदर 2 नाइट्रोजन ग्रुप हैं इसकी रिंग में तो इमिडाजोल होता है। अगर इसके अंदर 3 है ट्रायाजोल तो इसके अंदर 3 नाइट्रोजन कंपाउंड्स रहे होंगे मतलब। तो इसके अंदर इमिडाजोल, जैसे तुमने सुना होगा कीटाकोनाजोल बहुत ज्यादा यूज होता है, कीटोकोनाजोल जो कोन वगैरह टैबलेट्स के नाम से आती हैं। ठीक है, मिकोनाजोल, एनिलकोनाजोल, सबके पीछे कोनाजोल आ रहा है, अजोल का ग्रुप आ ही रहा है, अजोल अजोल अजोल। ठीक है, कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल, एनिलाकोनाजोल। ठीक है, टियाबेंडाजोल, टियाबेंडाजोल हमने कहाँ पढ़ा था, बेंडाजोल। अब ये पढ़ा था हमने एंट हेलमेंथिक्स के अंदर। एंट हेलमेंथिक्स के अंदर एक बेंडेमेज बेंजीमिडाजोल का ग्रुप था जिसमें अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, टियाबेंडाजोल ये सब आते थे, तो उसी का वो है वो। ठीक है, क्लोट्रीमेजोल, ये तुमने जितने भी आजकल छोटे छोटे लोशंस या क्रीम टाइप के आते हैं, जेंटामाइसिन के अंदर भी एक जैसे कि सॉल्ट आने लगे हैं, मिक्स सॉल्ट, तो उसके अंदर क्लोट्रीमेजोल डाल दिया जाता है। और इकोनाजोल, इकोनाजोल बस बहुत हैं इतने ही। ठीक है, ब्यूटाकोनाजोल बहुत सारे होते हैं। ट्राई अजोल्स के अंदर आता है फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। देखो तुम्हें जो याद करना है कीटाकोनाजोल, मिकोनाजोल इतना याद होना चाहिए। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कैंडी फोर्स नाम की टैबलेट आती है ह्यूमंस में भी, अगर वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, तो इट्राकोनाजोल। तो ये सारे नाम भी पता होना चाहिए, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, ओसाकोनाजोल और टेराकोनाजोल। ठीक है, तो हमने ये थर्ड ग्रुप है अजोल जिसके बारे में बात कर ली है। अभी आ जाते हैं हम फोर्थ ग्रुप के बारे में। तो फोर्थ ग्रुप जो होता है वो होता है अलाइल अमीन। अलाइल अमीन्स के अंदर आता है टर्बिनाफिन, जो मैंने बताया था कि जो अभी अभी रिसेंट्स में डिस्कवर हुए हैं, टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन
ब्यूटेनाफीन, ब्यूटेनाफीन एंड नेफ्टीफीन। ठीक है, तो ये सारे आते हैं अलाइलामीन्स के अंदर। अब आ जाते हैं फिफ्थ वन, इकाइनोकैंडिन। इकाइनोकैंडिन, इकाइनोकैंडिन्स जो होते हैं वो होते हैं कैस्पोफंजिन, कैस्पोफंजिन, कैस्पोफंजिन एक्सेट्रा। देखो इसमें और मुझे कोई याद नहीं है, तो कैस्पोफंजिन ही याद है। ठीक है, इकाइनोकैंडिन्स के अंदर। अब आ जाते हैं सिक्स ग्रुप के अंदर, जो कि है आयोडाइड। इनका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज सच पता नहीं है, बट होते हैं, माना जाता है। तो इसके अंदर आता है सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये सारे आयोडाइड्स के अंदर आता है। और कुछ मिसलेनियस ग्रुप हैं। मिसलेनियस ग्रुप्स के अंदर, मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर सबसे पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी एंटी फंगल ड्रग्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। अरे इतना बोरिंग क्या पढ़ा रही हो। अभी हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शुरू करेंगे, उसमें इंटरेस्ट आएगा थोड़ा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। अब सेकंड वन होता है फैटी एसिड एंड सॉल्ट्स। देखो जो जो तुम्हें आते हैं बस वही वाले नाम है इसमें। देखो बेंजोइक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड, ये सुने ही होंगे। फैटी एसिड्स एंड सॉल्ट्स में प्रोपिनियोइट एंड अंडेक। अंडेक डोडेक सुना होगा ना जब हम पढ़ते थे। तो अंडेक मतलब 11 शायद। ठीक है, अंडेक्लिनेट। मिसलेनियस का ही थर्ड ग्रुप होता है डाई। तो जेंसन वॉयलेट काफी ज्यादा कॉमन है, जेंसल वॉयलेट। तो वो यूज होता है एंटी फंगल ड्रग्स के तौर पे। फिनॉल्स कंपाउंड्स भी यूज होते हैं एंड फिनोलिक ईथर्स भी यूज होती हैं, फिनोलिक ईथर। तो उसमें आ जाते हैं फिनॉल, पहला तो फिनॉल ही यूज होता है, और थाइमोल एंड हेलोप्रोजिन, हेलोप्रोजिन। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ वन, जो है वो होता है हाइड्रोक्यूनिनॉल, क्यूनिनोलिन्स। हाइड्रोक्यूनोलिन्स के अंदर आता है क्लियोक्यूनिनॉल। ये याद करो, मिसलेनियस वाले उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे वाले सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ याद होने चाहिए। ठीक है, थायोकार्बामेट, थायोकार्बामेट। इसके अंदर थायोकार्बामेट के अंदर टॉलनेफ्टेट आता है, ये भी अच्छा खासा यूज होता है, तो इसलिए ये भी याद कर लेना, टॉलनेफ्टेट। सल्फर एंड सल्फर कंपाउंड्स के अंदर आता है सल्फर और सल्फीराम। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि आज होली है, तो सॉरी। कॉपर प्रिपरेशंस भी होती हैं कुछ, जैसे ये सल्फर एंड सल्फर प्रिपरेशन था, सल्फीराम जो था। ठीक है, ऐसी कॉपर प्रिपरेशंस भी होती हैं, तो CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर नेफ्थलेट, ये सारे हो गए। और कुछ अदर एंटी फंगल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सेलेनियम सल्फाइड, डाइक्लोरोफेन, ये सारे की एक्सेट्रा। तो इसको उतना ध्यान ना दें। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, एक एक सबके। तो सबसे पहला जो हमने ग्रुप पढ़ा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, पॉलीइन्स। ठीक है, हमने एंटी फंगल कंपाउंड्स की, एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी के अंदर पहला कंपाउंड पढ़ा था पॉलीइन्स। अब हम जब भी पॉलीइन्स की बात करेंगे, तो हमें पॉलीइन्स को पॉलीइन एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। पर ये काम कैसे करती है, तो मैंने बताया पॉली मीन्स मैनी, तो इसमें लार्ज रिंग है एटम्स की, इस वजह से बोल रहे हैं। और वो जो है वो कार्बन कार्बन जो रिंग है उसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, इसी वजह से हम इसके नाम में ईन आ रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अभी क्या है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। मैंने पहली चीज बता दी कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड्स भी हैं इसी वजह से। और इसकी रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे ऐसे 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 ये चल रहा है चेन, तो जगह जगह पे हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये एक्टिनोमाइसिस से डिराइव्ड होती है, एक्टिनोमाइसिस, फंजाई एक्टिनोमाइसिस से। अब हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के लिए ज्यादा ध्यान देना है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ध्यान देने के लिए एक बार अच्छे से देख लो। देखो जो भी फंगल सेल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी मेमेलियन सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किस उसमें
जो स्टेरॉइड जो पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है, तुम्हें पता होगा। पर जितनी फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो स्टेरॉइड पाया जाता है वो होता है अर्गोस्ट्रॉल, ठीक है, अर्गोस्ट्रॉल। तो अर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल की जगह, कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें, क्या है, अर्गोस्ट्रॉल। इसी वजह से जो पॉलीइन्स हैं उनका स्पेसिफिक एक्शन है कि वो अर्गोस्ट्रॉल पे जाके बाइंड करेंगी। किस पे बाइंड करेंगी, अर्गोस्ट्रॉल पे। अब पॉलीइन्स में भी मैंने सबसे मेन एग्जांपल तुम्हें क्या बताया था, एम्फोटेरिसिन बी, इसको एएमबी के नाम से लिखा जाता है, मैं बार बार उतना बड़ा नहीं लिखूंगी। तो ये जो है एम्फोटेरिसिन बी जो है, एम्फोटेरिसिन बी जो है वो जाके बाइंड करेगी अर्गोस्ट्रॉल पे। ये क्या है, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें क्या कराएगी, अब ये जैसे ही उससे बाइंड करेगी तो उसमें एक उसके पोर्स क्रिएट कर देगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और चैनल्स का फॉर्मेशन करा देगी। तो फॉर्मेशन ऑफ चैनल और फॉर्मेशन ऑफ पोर इन द सेल मेम्ब्रेन। और अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास मेमेलियन सेल पे वो मेम्ब्रेन पे क्यों नहीं अटैक कर रही है, ये इसलिए नहीं अटैक कर रही है क्योंकि जो है इसमें अर्गोस्ट्रॉल पे मेनली एक्शन करती है, इस वजह से, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या करती है, ये ऑल्टर्ड कर देती है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को। जो फंगल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो ऑल्टर्ड हो जाएगी, और जैसे ही फंगल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऑल्टर्ड होगी उसकी वजह से क्या होगा, लीकेज होना शुरू हो जाएगा सेलुलर कंटेंट का। अब देखो कोई तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर जितना भी कुछ था, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, तो वो सारे कौन मतलब प्रोटेक्ट करके रख रहा था सराउंडिंग से, एक हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब वही चली जाएगी तो इसी वजह से क्या हो जाता है, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये भी क्यों हुआ, तो ये सारा हुआ अब ऑल्टर्ड, जैसे ही हमने सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऑल्टर्ड हुई थी तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑल्टर्ड हो जाता है पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सचेंज में। जिसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोजन का एक्सचेंज होना कम हो जाएगा तो होता क्या है कि रिजल्ट इन इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का बाहर जाना शुरू हो जाएगा, और इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन। इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से फंगल सेल वॉल के सेल के अंदर एसिडोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो जब भी एसिडोसिस होती है तो वो हॉल्ट करती है एंजाइमेटिक प्रोसेस को, ठीक है, हॉल्ट कर देती है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस को। जब एंजाइमेटिक प्रोसेस हॉल्ट हो जाएंगी तो वो अपना एक्चुअल फंक्शन काम नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, उसकी वजह से सेल अल्टीमेटली मरने ही वाली है, ठीक है। तो हमें एक बार ये पता होना चाहिए, हॉल्ट द एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी थी, जो भी फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसमें अर्गोस्ट्रॉल है, एम्फोटेरिसिन बी जो है वो बाइंड करेगी अर्गोस्ट्रॉल से और उसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोर और चैनल्स क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ऑल्टर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से सेलुलर कंटेंट तो लीक हो ही रहा होगा, उसके साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज भी ऑल्टर्ड हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ H+ होगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगी और उसकी वजह से एंजाइमेटिक प्रोसेस जो है वो अपना काम नहीं करेंगी। अब यहाँ पर जब सेलुलर कंटेंट लॉस हो जाता है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स वगैरह और प्रोटीन्स वगैरह, इन सब का भी लॉस हो जाता है, अमीनो एसिड्स, सुगर्स, ये सब लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल सेल जो है वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि अब तो अल्टीमेटली निकल गया, अब क्या बाहर, तो फिर इरिवर्सिबल डैमेज लीड्स टू इरिवर्सिबल डैमेज। तो देखो दो चीज चल रही थी, एक तो इधर की वजह से एसिडोसिस की वजह से एंजाइमेटिक प्रोसेस उसका चला गया था, एक सेलुलर कंटेंट के लीकेज की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे रिमूव हो गए थे, जिसकी वजह से सेल के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज हो गए थे, ठीक है। तो ये आई थिंक तुम्हें पॉलीइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो मेनली फंजाई स्टैटिक होती है। फंजाई स्टैटिक स्टैंड्स फॉर कि वो फंजाई को की ग्रोथ को होने से रोक देगी। अब ये नॉर्मल डोज पे फंजाई स्टैटिक होती है, बट जब भी हम फंजाई साइडल की बात करें तो ये साइडल इन एक्शन भी होती है कि किल कर दे फंजाई को। एट हायर डोज ये क्या करती है,
फंजाइसाइडल नेचर की होती है, तो मतलब दोनों तरीके से काम कर रही है। हायर डोज पे जब हायर कंसंट्रेशन इसको दे रहे हैं तो ये फंजाइसाइडल इन एक्शन है और फंजाइस्टैटिक भी एक्शन में। अब इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी जब क्रिएट करती है तो ये दो मैकेनिज्म पे करती है मेनली। ये क्या करती है कि इंटेंस रीनल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देती है, ठीक है। इंटेंस रीनल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो रीनल वेसल्स हैं उनका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देगी, या फिर जितने भी ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स हैं उनकी परमेबिलिटी को चेंज कर देती है। तो ऑल्टर्ड द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलीइंस है वो वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहीं पे टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक है। ट्यूबुलर ऑल्टर द ट्यूबुलर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो ये याद रखना है इसके बारे में। एम्फोटेरिसिन बी का नाम याद रखना, बस तुम्हें इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो हमने पॉलीइंस में एम्फोटेरिसिन बी याद कर लिया है, और भी बहुत सारे बताए थे मैंने तुम्हें, निस्टेटिन, नेटामाइसिन, हेमाइसिन, इन सब के बारे में उतना नहीं याद रखना है। जैसे निस्टेटिन है वो कैंडिडियासिस जब हो जाता है डॉग्स में, कैट्स में, बर्ड्स में, तब यूज होती है। वेजिनाइटिस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तब यूज की जाती है। नेटामाइसिन जो है वो फंगल कैरेटाइटिस के लिए यूज होती है। हेमाइसिन जो है वो ओरल थ्रश मतलब छाले वगैरह और क्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए यूज होती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम दूसरा कैटेगरी, जो हमने पढ़ा था है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस जो होते हैं उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले थे, ग्रीसियोफुल्विन। ग्रीसियोफुल्विन ग्रीसियोफुल्विन के अंदर जब भी हम देखने वाले हैं तो ये जो होते हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये कुछ ही स्पेसिफिक चीज पे काम करने वाली हैं, और ये जो ग्रीसियोफुल्विन होती है ये फंजी स्टैटिक होती है नेचर की। और अब ये कैसे काम करती है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए हम देखते हैं। तो एक तुमने बेंजीमिडाजोल ग्रुप के बारे में सुना होगा। तो बेंजीमिडाजोल जो ग्रुप था वो कैसे काम करता था, वो माइक्रोट्यूबुलर को फॉर्मेशन नहीं होने देता था, अल्फा और बीटा जो होता था उनका फॉर्मेशन नहीं होने देता था, जिसकी वजह से कुछ काम नहीं हो पाता था। तो ऐसे ही सेम ये करते हैं कि इंटरफेयर करते हैं माइक्रोट्यूबुलर पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन, ठीक है। अब इन्होंने जब वही फॉर्म नहीं होने दिया, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन नहीं बनेगी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं बनेंगे तो ये इंटरफेयर करेगा अल्टीमेटली माइटोसिस होने में, ठीक है। माइटोसिस भी नहीं होगी। अब उसके अलावा जैसे कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो है हमारा जो है डिवीजन वो अरेस्ट हो जाएगा। मेटाफेज स्टेज पे जो हमारा हमारा नहीं, सॉरी ये मैं हमारा बहुत बोल देती हूँ। फंजाई का जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाएगा, उसका डिवीजन नहीं होगा मेटाफेज स्टेज पे। और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड फंगल सेल्स होगा, प्रोडक्शन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट फंगल सेल। तो मल्टी न्यूक्लिएट फंगल सेल्स प्रोड्यूस होगा। अब देखो जब भी माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म में होती हैं तो वो क्या करती हैं मेनली, अगर तुमने देखा होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हमारा माइटोसिस में हेल्प कर रही हैं। माइटोसिस के अलावा अलावा क्या होगा कि इंटरफेयर करेंगी ट्रांसपोर्ट को, इंटरफेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल मटेरियल थ्रू साइटोप्लाज्म टू पेरिफेरी, ठीक है। जो भी चीज अंदर से बाहर जानी थी अब उसको नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हाइफल सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सेम वही याद रखना है कि जैसे बेंजीमिडाजोल काम करते थे कि वो इंटरफेयर करते थे माइक्रोट्यूब्यूल्स को फॉर्मेशन होने में। और याद है बेंजीमिडाजोल में क्या होता था कि अल्फा और बीटा ये दोनों फॉर्म करके एक डाइमर बनाते थे, और ये जो डाइमर है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते थे।
तो उसके अंदर दो मैकेनिज्म चलती थी कि एक तो डीपोलिमराइजेशन चलता था और एक इंटरफेरेंस होता था, तो जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म नहीं हो पाते थे और जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता था, अक्सर सेल चले जाती थी। तो ऐसे ही सेम इसमें इंटरफेयर करते हैं ये पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स को होने में। तो ग्रेसियोफुल्विन के बारे में काफी अच्छे से याद कर लें कि ग्रेसियोफुल्विन कैसे काम करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वन पे। थर्ड वन क्या है हमारा? थर्ड वन कुछ नहीं, सेकंड है ये, एंटी मेटाबोलाइट्स। हमने एंटीबायोटिक्स कैटेगरी कवर कर ली है। एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर हम देखते हैं पहला फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन, अब देखो फ्लूसाइटोसिन जब भी पढ़ने की बात करो तो इसको 5 फ्लूसाइटोसिन के नाम से भी जाना जाता है और फ्लोरोनेटेड ये पायरेमिडीन है एक्चुअली में। साइटोसिन पता होगा ना कि पायरेमिडीन कैटेगरी में आता है, CUT मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ठीक है। तो ये क्या है? फ्लोरिनेटेड पायरेमिडीन एंटी फंगल एजेंट्स हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के बारे में बात करेंगे तो ये कन्वर्ट कर, ये एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स है। ये एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स है जो कि कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही ये, जब भी हम एडमिनिस्टर करेंगे इसे बॉडी में, तो ये फंगल सेल पर जाके अटैक करेगा और जब फंगल सेल से बाइंड होगा तो तभी ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, एक बार देख लेते हैं। ये जो है हमारी एक फंगल सेल वॉल है, ठीक है। ये फंगल सेल है, इसमें यहाँ पर फंग वो सॉरी यहाँ पर जो है ये फ्लूसाइटोसिन जो है वो आके अटैच हुआ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही फ्लूसाइटोसिन आके अटैच हुआ तो एक परमेज नाम की है। अब अच्छा एक बात बताती हूँ तो मैं, चलो चलते हैं अभी पहले। तो पहला जो एंजाइम होता है इसका नाम है साइटोसिन, साइटोसिन डी एमिनेज। साइटोसिन डी एमिनेज जो होता है वो स्पेसिफिक होता है फंगस के अंदर, कि वो सिर्फ फंगस के अंदर पाया जाता है, नहीं तो ये हमारे से भी बाइंड कर जाए तो मैमेलियन सेल में ये एब्सेंट होता है। इसी वजह से फ्लू साइटोसिन खा रहे हो तो हमारे ऊपर कोई उसका कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। साइटोसिन डी एमिनेज जो है वो फंगल सेल के पास है, सिर्फ और सिर्फ फंगल सेल के पास है, मैमेलियन सेल के पास नहीं है ये वाला एंजाइम साइटोसिन डी एमिनेज, जो कि इसको 5-FC को 5-FU में कन्वर्ट कर देती है। अब FU मतलब, यू मतलब क्या होता है? यूरेसिल, तो फ्लोरो यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया, फ्लूसाइटोसिन को फ्लोरो यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया, 5 फ्लोरो यूरेसिल। अब जब 5 फ्लोरो यूरेसिल जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 5-FUMP, FUMP फंप, ऐसे याद कर लेना। 5C था, FC था, FC से FU बना, फिर ये फंप बन गया। फंप क्या है? ये 5 फ्लोरो यूरेसिल, आगे वाला वही रहना है, फ्लोरो यूरेसिल राइबोस मोनोफॉस्फेट, राइबोस मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो FUMP होता है, 5-FUMP जो होता है ये फर्दर कन्वर्ट होता है 5-FUTP में एंड 5-FDUMP में। देखो जो ये था और ये था, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस एक डीऑक्सी का डिफरेंस है कि ये डीऑक्सी के लिए है, ठीक है। अभी हम तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? 5 फ्लोरो डीऑक्सी यूरेसिल राइबोस मोनोफॉस्फेट, ठीक है, सेम है मोनोफॉस्फेट। तो जब ये इन दोनों चीजों का फॉर्मेशन करता है 5-FUTP, 5-FUTP क्या है? 5 फ्लोरो यूरेसिल राइबोस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे ट्राई है, ट्राइफॉस्फेट। अब जो 5-FUTP होता है ये इंटरफेयर करता है पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म होने में, इंटरफेयर द pyrimidine pyrimidine मेटाबॉलिज्म। अब जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो हमारा RNA और प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब यही नहीं बन पाएगा तो सेल अपना काम कैसे करेगी, ठीक है। तो तो अल्टीमेटली इसने क्या किया? 5-FUTP ने RNA और प्रोटीन सिंथेसिस को कम करा दिया। और अब आ जाते हैं हम ये वाला 5-FDUMP
DUMP। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ये एक एंजाइम पे जाके एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है थाइमे थाइमेडाइलेट सिंथेस। तो थाइमेडाइलेट सिंथेस क्या करता है, ये डीयूएमपी को डीटीएमपी में कन्वर्ट करता है, और जो कि हेल्प करता है डीएनए सिंथेसिस में। तो अभी हमने क्या किया, इस वाले एंजाइम ने इसको इनिबिट कर दिया, थाइमेडाइलेट सिंथेसिस को। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि डीएनए सिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है। डी अब डीयूएमपी क्या है यहाँ पर, डीऑक्सी यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट, इसको बोल रहे हैं हम डीयूएमपी। और डीटीएमपी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। तो अभी तो मैं अगले पेज में मैं बहुत इजीली समझा देती हूँ कि सबसे पहले क्या था, हमारे पास 5 फ्लोरो यूरेसिल था, 5 फ्लोरो साइटोसिन था, फ्लूसाइटोसिन था, जो कि बाइंड किया सेल मेम्ब्रेन से। और उसमें जो है साइटोसिन डी एमिनेज की वजह से क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ये 5 फ्लोरो यूरेसिल में। फिर 5 फंप में कन्वर्ट हो जाता है। फंप के बाद ये जो है 5 एफयूटीपी बनाता है। एफयूटीपी जो है वो आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। और एक बनता है 5 एफ डीयूएमपी डम्प। तो डम्प से क्या होता है, डीएनए, डी आ रहा है ना, तो उसमें डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। तो इस ऐसे ही ये काम करता है जो फ्लूसाइटोसिन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो अब आ जाते हैं हम इसका जो है, अगर हम देखें इसका साइड इफेक्ट्स, तो इसके जो साइड काफी लो टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जितने भी हाइपर सेंसिटिव पीपल्स होते हैं, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कोई भी ड्रग्स लेने से, तो उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया जाता है। और इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स होता है एम्फोटेरिसिन बी के साथ। तो हम जो है फ्लूसाइटोसिन प्लस एम्फोटेरिसिन बी प्रेस्क्राइब करते हैं जनरली। और ये किस किस के लिए यूज होता है, कैंडिडा एल्बिकेन्स का इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूज होता है, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूज होता है फ्लूसाइटोसिन्स। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या है, एक सेकेंड, बताया भी था कि नहीं। ठीक है, तो क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए ये भी यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने थर्ड ग्रुप पे। तो हमने पहले 2 ग्रुप कवर कर चुके हैं। पहले 2 ग्रुप क्या थे, हम हमें तो वही नहीं याद। अरे बहुत सिंपल थे। सबसे पहला ग्रुप था पॉलीइंस, एंटीबायोटिक्स का ग्रुप था जिसके अंदर पॉलीइंस आ रहा था। दूसरा जो था उसके अंदर ग्रीसियोफुल्विन, याद कर लो, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस का था। और जो हमने थर्ड अभी जो कवर किया है जिसके अंदर एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर फ्लूसाइटोसिन था। अब आ जाते हैं हम थर्ड वन पे। थर्ड है अजोल, अजोल ग्रुप, अजोल। अजोल के अंदर भी 2 हैं, एक है इमिडाजोल, इमिडाजोल, और एक है ट्राइअजोल। क्या है, इमिडाजोल एंड ट्राइअजोल। तो जो भी मतलब ये ट्राई है, जो भी प्रीफिक्स है वो क्या इंडिकेट करता है, मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजन कितने हैं उसमें। तो इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन है और ट्राइजोल में 3 नाइट्रोजन है। अब इसका हम मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैंने अजोल वाले अच्छा ये मत कहना कि नाम नहीं बता रही हैं, नाम बता रही हूँ पर साथ साथ में वो लेके चलना है ना, इस वजह से। ठीक है, तो जितने भी इमिडाजोल है, इमिडाजोल का वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। हमें तो इमिडाजोल का एक भी ड्रग ही नहीं याद। कीटाकोनाजोल, इट्रा तो सॉरी ट्रायाजोल में कीटाकोनाजोल, कीटाकोनाजोल जो बताया था कि जो कौन टैबलेट्स में आता है, ऐसा ऐसा बताया था। ठीक है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। कीटाकोनाजोल जो था वो फर्स्ट एजोल कंपाउंड था जो कि डिस्कवर हुआ था। थोड़ा याद रखना हो तो कर लेना। वैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं जो कि ज्यादा जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब भी हम देखेंगे तो हाँ, तो ये क्या करता है, थोड़ा ध्यान रखना कि ये फंगल सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा, फंगल सेल मेम्ब्रेन पे अफेक्ट करेगा और फिर से उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर कर देगा। ठीक है, और कैसे करेगा अभी, बाय इनहिबिशन ऑफ अर्गस्ट्रॉल सिंथेसिस।
अरे ये तो पहला जैसा हो गया, पॉलीन्स भी तो अर्गेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोक रही थी, फिर अंतर क्या हुआ? तो बताते हैं अंतर क्या हुआ। ये जो है कैसे काम करता है, मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेती हूँ। जितने भी अजोल कंपाउंड होते हैं वो जाके फंगल सेल वॉल पे वाइंड कर जाते हैं। जितनी भी जो भी ससेप्टेबल फंजाई है उसकी फंगल सेल मेम्ब्रेन पे जाके अटैक करेंगे और ये इनिबिट कर देते हैं एक एंजाइम को जिसका नाम होता है 14 अल्फा। देखो ए फॉर अजोल, ए फॉर अल्फा, बस ऐसे याद कर लेना, नहीं तो और कोई तो तरीका नहीं है मेरे पास याद करने के लिए, तो मैंने तो ऐसे ही कर रखा है 14 अल्फा डी मिथाइलेज। 14 अल्फा डी मिथाइलेज। तो ये क्या है? ये एक एंजाइम है, फंगल माइक्रोसोम साइटोक्रोम 450 डिपेंडेंट एंजाइम। ठीक है, ये जो है ये एक साइटोक्रोमल डिपेंडेंट एंजाइम है फंगस का, तो जो कि हेल्प करता है। अब ये क्या कर रहा था ऐसा जो इसकी इंपॉर्टेंस है? 14 अल्फा डीमेथाइलेज, पहले तो याद करो, अल्फा से एजोल्स में याद रखना है। तो ये डीमिथाइलेशन कराता है। डीमिथाइलेशन किसका कराता है? ये जो है एक लेनोस्ट्रॉल होता है जो कि अर्गस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। क्या लेनोस्ट्रॉल होता है वो अर्गोस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ 14 अल्फा डी मिथाइलेज। तो जब अगर अर्गोस्ट्रॉल ही फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मैंने बताया था ना कि अर्गोस्ट्रॉल जो है वो फंगल सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसी में इसमें अर्गोस्ट्रॉल होता है। तो इसमें स्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे को ही रोक देगा। तो जब इसको रोक देगा तो फिर तो सेल की डेथ होना पक्का है। ठीक है, तो हमें अजोल का याद हो गया कि ये क्या कर रहा है, ये इनिबिट कर रहा है एक एंजाइम को 14 अल्फा डी मिथाइलेज। बस इतना याद करना और तुम्हें याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम अपने फोर्थ ग्रुप पे। तो हमारे 3 ग्रुप हो गए ना। एंटीबायोटिक्स, हम तो बार बार भूल जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जिसमें पॉलीइन्स और ग्रिसियोफुल्विन्स याद किया था। दूसरा जो है हमने एंटी मेटाबोलाइट्स याद किया था जिसमें फ्लूसाइटोसिन्स वगैरह था। तीसरा अजोल हो गया अब हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चौथे के बारे में, अलाइल अमीन्स। अलाइल अमीन्स वैसे थोड़ा देखो, 2-3 बार देखोगे तब याद होगा, ऐसे एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती है, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसा डरने की बात नहीं है। टर्बिनाफिन, तो टर्बिनाफिन आजकल बहुत ज्यादा टर्बिनाफिन के, जब जाओगे ना किसी भी मेडिकल स्टोर पे कि अरे हमारे रैशेस हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, तो टर्बिनाफिन का क्रीम दे देते हैं जनरली। पता नहीं, जैसे कोई भी ग्रोइन रीजन में कोई भी मतलब इचिंग वगैरह हो रही है और कुछ भी हो रहा है, तो वो टर्बिनाफिन की क्रीम्स दे देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना। तो वहां से याद रख सकते हो तुम। ठीक है, अलाइल अमीन्स के अंदर आता है, इसको इरेज ही कर देती हूँ। अलाइल अमीन्स, अलाइल अमीन्स के अंदर आता है टर्बिनाफिन। तो इसका जो है, ये एक फंगिसाइडल ड्रग है। फंगिसाइडल ड्रग, ये कैसे काम करता है? तो ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है स्क्वेलिन को। सेलेक्टिवली इनहिबिट स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम। अरे ये नए नए एंजाइम कहाँ से लाती रहती हो? देखो, अभी ये जो है हमने अभी याद किया था कि वो 14 अल्फा डीमेथाइलेज पैक्ट कर रहा था। अभी ये जो है अलाइल अमीन से दीदी, वो भी अल्फा था, वो भी ए था। अरे थोड़ा याद कर लो, वो अजोल छोटा था। ठीक है, ए फॉर अलाइल अमीन्स, और इसमें स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज एंजाइम को इसने इनिबिट कर दिया। ये भी हेल्प कर रहा था अर्गस्ट्रॉल फॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ, सब अल्टीमेटली वहीं आएंगे, सिंथेसिस ऑफ अर्गस्ट्रॉल। पर वहां पे किससे बन रहा था? वहां पे हमारा जो अर्गस्ट्रॉल था वो लेनोस्ट्रॉल से बन रहा था, पर यहाँ पर जो है, जो अर्गस्ट्रॉल स्क्वेलिन से बनता है। स्क्वेलिन एक नाम का कंपाउंड है जिसमें ये एंजाइम स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज बनता है। स्क्वेलिन, जब स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज एंजाइम लगता है तो जिसकी वजह से अर्गस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसी को इनिबिट करा देगा तो अर्गस्ट्रॉल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा? एक तो स्क्वेलिन वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, एक्यूमुलेट होती रहेगी, और वो डिसरप्शन भी होता रहेगा सेल मेम्ब्रेन का।
जब बनेगी नहीं एर्गेस्ट्रॉल तो जिसकी वजह से डिसरप्शन भी होता रहेगा सेल मेम्ब्रेन का, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली फंगल सेल की डेथ हो जाएगी। देखो बहुत सिंपल है, बस एक एक बार देखना होता है, बस 2 वर्ड याद करने हैं, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज, कहानी तुम्हें अपने आप याद आ जाएगी। ठीक है, तो अलाइल अमीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अलाइन अमीन्स के अंदर एक तो टर्बिनाफिन का एग्जांपल याद कर लेना, एक ब्यूटेनाफिन का याद कर लेना, याद कर पाओ तो एक नेफ्टीफिन का याद कर लेना। देखो ये इनके एक एक परसेंट ट्रॉपिकल सॉल्यूशंस ही मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर सुने हो तो, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इकाइनो कैंडिन्स पे। कल मेरे पास रिव्यूज आए थे कि मैंने लास्ट में फास्ट कर दिया था, तो इसी वजह से आज लंबी भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। इकाइनो कैंडिन्स के अंदर आता है कैस्पोफंजिन। कैस्पोफंजिन कैस्पोफंजिन्स जो ग्रुप होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो इनका काम होता है, ये इनिबिट कर देते हैं, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लूकान्स, ठीक है, इन फंगल सेल वॉल। जब से हम फंगल सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, अभी हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो फंगल सेल वॉल होता है उसके अंदर बीटा ग्लूकान्स जो है उसी का इनिबिशन कर दिया। अब उसका इनिबिशन तो कर दिया, फिर कैसे किया, देखो जैसे मैंने बोला अर्गेस्ट्रॉल का इनिबिशन फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, तो कैसे किया, कोई एंजाइम को ही रोकते हैं हर बार ये, तो उस एंजाइम का नाम होता है 1,3-ग्लूकान सिंथेटेज। 1,3-ग्लूकान सिंथेटेज, तो ये क्या करते हैं, सिंथेटेज। ठीक है, अब ये जो है इनका जो इकाइनोकैंडिन्स हैं वो इनहिबिट करते हैं 1,3-ग्लूकान सिंथेटेज, जो कि बीटा ग्लूकान्स का फॉर्मेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल मर जाएगी, और क्या होगा, ठीक है, मर जाएगी या फिर ग्रोथ रेजिस्टेंट हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 ग्रुप आयोडाइड। मैंने तुम्हें तब भी बताया था कि आयोडाइड के अंदर सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा कोई खास पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट 7th ग्रुप की तरफ आ जाते हैं, जो कि है मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर देखो सबसे पहले थे बेंजोइक एसिड। क्या थे, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का है, फंजाइस्टैटिक नेचर का है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। अब हम दे रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बेंजोइक एसिड, और मार फंजाई पे भी काम कर रहा है, दे फंजाई के लिए रहे हैं, बैक्टीरिया पे भी काम कर रहा है, तो मतलब ब्रॉड एक्शन है इसका थोड़ा, कि ऐसे काम कर पा रहे हैं ये। एक सेकेंड मैं भाभी बताती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सैलिसाइक्लिक एसिड के ऊपर। सैलिसाइक्लिक एसिड, देखो सैलिसाइक्लिक एसिड तो और भी अच्छा काम कर रही है, जैसे कि ये केरेटोलाइटिक नेचर की होती है। केरेटोलाइटिक मतलब जो हमारी केराटिन की लेयर है उसको डिसरप्ट करे। ठीक है, हमारी नहीं, फंगल सेल वॉल की, उसके अंदर सॉरी फंगल सेल वॉल जो होती है वो केराटिन से बनी होती है, तो उसकी केराटिन को डिस्ट्रॉय करेगी। ये मेरा हमारी हमारी बहुत सॉरी गड़बड़ हो जाता है। केरेटो, एक तो ये केरेटोलाइटिक है, एक केरेटोप्लास्टिक है, और जो है एंटी सिबोरिक भी है। सिबोरिक ग्लैंड्स पता है, ऑयल वाली जो होती हैं, वैक्स वाली। ठीक है, एंटीसेप्टिक नेचर की भी है और फंजियोस्टेटिक भी है, फंजाइस्टेटिक। ठीक है, तो हमने बेंजोइक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर ली है। अब आ जाते हैं हम, दूसरा था हमारा फैटी एसिड एंड सॉल्ट्स। फैटी एसिड्स एंड सॉल्ट्स में मैं बता रही थी कि जो है अनडेकिलेनिक एसिड, तो वो एक टॉपिकल ट्रीटमेंट्स में दी जाती है डर्मेटोफाइट्स के इन्फेक्शन में, जैसे टीनिया पेडिस सुना होगा तुमने, तो उनके इन्फेक्शंस में दी जाती है, ये क्रीम या सोप्स के फॉर्म में आती है। प्रोपियोनिक एसिड, नाम तो लिख दो, आज तो पेन चल रहा है, अनडेकिलेनिक एसिड। ठीक है, ये जो है टीनिया पेडिस वगैरह के इन्फेक्शंस में दी जाती है। और प्रोपियोनिक एसिड,
ये मेनली मोल्ड को इनहिबिट कर रही है उसकी ग्रोथ होने से, बस इतना ध्यान रखना तुम। ठीक है, प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, इसके भी कुछ ऑयली लिक्विड फॉर्मेशंस आते हैं। ठीक है, जैनसन वॉयलेट डाई की बात करते हैं अब। जैनसन वॉयलेट, देखो जैनसन वॉयलेट को क्रिस्टल वॉयलेट भी बोलते हैं। ये जो होती है एक डार्क ग्रीन कलर का पाउडर आता है, और इसका जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, कहाँ कहाँ पे पढ़ी है तुमने, और एंट हेलमेंथिक, एंटी नहीं लिखते हैं पता है ना, एंट हेलमेंथिक्स। ठीक है, तीनों तरीके से काम करती है ये जो जैनसन वॉयलेट है। तो इसके बारे में थोड़ा इतना मतलब बहुत कम कम याद करना है, मिसलेनियस वालों के बारे में ऐसा कुछ ऐसा याद नहीं रखना है। फोर्थ इसमें जो थे वो थे फिनॉल कंपाउंड्स, और फिनॉल में बताया था कि मैंने थाइमॉल, थाइमॉल जो होता है वो थाइमस वल्गैरिस से मिलता है, और ये एंटी टॉपिकली यूज होता है। एक तो टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव नेचर का होता है ये, और एंटी फंगल एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, और एक और बताया था कि मैंने हेलो प्रोजिन इसी के साथ। तो हेलोप्रोजिन क्या है, इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अब ये बर्निंग कॉज करा देता है, और वेसिकुलेशंस कॉज करा देता है, मतलब वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तुमने कभी जैसे जो गांव के लोग होते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ऐसे ही कोई बेच रहा होता है, तो वो 10 रुपए में दे दिया उन्होंने कोई फंगल क्रीम, तो वो इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बोल सकते हैं या फिर उतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वो कभी-कभी वेसिकुलर फॉर्मेशन वगैरह करा देती हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें शायद हेलोप्रोजेन होता होगा, मुझे उसका एक्चुअल कंपाउंड्स नहीं पता है कि वो क्या लेके घूमते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्यूनिलॉन्स, हाइड्रोक्सी क्यूनिलॉन्स के अंदर आता है क्लियो क्यूनिनॉल। ये जो है ये डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करा देता है, अगर याद करना हो तो। वैसे सच कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको इनहिबिट करा देगा। ठीक है, ये भी टॉपिकल एंटी ऑइंटमेंट के तौर पे आता है। और थायोकार्बे थायोकार्बामेट्स, थायोकार्बामेट्स जो हैं ये भी टॉपिकली एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जिसके अंदर टोलनेफ्टेट आता है। टोलनेफ्टेट मैंने बताया, तो ये ट्राइकोफाइटोन स्पीसीज के टी फॉर टोलनेफ्टेट, टी फॉर थायोकार्बामेट, और इसी के साथ आ जाता है कि ये ट्राइकोफाइटोन्स स्पीसीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती हैं। जितनी भी सुपरफिशियल माइकोसिस हैं उसमें ये इफेक्टिव नहीं होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सल्फर कंपाउंड्स में। तो सल्फर कंपाउंड्स और सल्फर प्रिपरेशंस जो होती हैं वो उसमें जो है वो कैसे काम करती हैं, तो ये पैरासिटिसाइड्स तो होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी होती हैं ये सल्फर जो है इंसेक्टिसाइड्स, और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करती है। ठीक है, और रिंगवॉर्म और एक्जिमा में तो यूज हो ही रही है, और हम एंटी फंगल पढ़ रहे हैं तो उसमें तो यूज हो ही रही होगी ना। तो रिंगवॉर्म, एक्जिमा कंडीशन जो भी है इन सब में भी यूज होती है। एक सल्फी राम जो मैंने बताया था कि ये सल्फर की प्रिपरेशन है, सल्फी राम। सल्फी राम क्या कर रही थी, सल्फी राम जो है ये सल्फर कंटेनिंग मिटीसाइड है। मिटीसाइड समझते हो, जो माइट्स वगैरह उन पे काम करे, एंड्स वगैरह। ठीक है, तो ये फंजीसाइडल भी होती है और ये मिटीसाइडल भी होती है, सल्फीराम जो है। और अब आ जाते हैं कॉपर प्रिपरेशंस। तो कॉपर की प्रिपरेशन बताई थी कि CuSO4 है, कॉपर नेफ्थलेट है। तो ये कैसे कहा, ये भी 1 to 2% एक्व सॉल्यूशंस आते हैं, इनको क्यूपरिक सल्फेट भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। और ये टॉपिकली दी जाती हैं रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस में ही। और बस मुझे उसको कुछ ज़्यादा नहीं पता है इनके बारे में। और फिर आ जाते हैं कुछ अदर एंटी फंगल ड्रग्स एजेंट्स, सॉरी, जैसे कि सिस्लोपिरोक्स, ओलामीन,
इनके बारे में मुझे नहीं पता। देखो अब एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ कि सब लोग कैसे काम कर रहे थे, ठीक है, जो मेन मेन वाले थे। थोड़ा लंबा हो गया है, देखना देखना मत देखना, जहाँ पे मन करे वहां पे रोक देना, ठीक है। तो ये सब बाकी लोग कैसे काम कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले पढ़े थे पॉलीइन्स। तो पॉलीइन्स कैसे काम कर रहे थे, पॉलीइन्स ऐसे काम कर रहे थे जैसे कोई हमारी फंगल सेल है, उस पे जाके वो अटैक करते थे। पॉलीइन्स क्या थे, एंटीबायोटिक्स थे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पॉलीइन्स एंटीबायोटिक्स, वो क्या करते थे, वो लीकेज कॉज करा दिया करते थे। तो जितना भी ये जो फंगल सेल का कंटेंट है, जो भी फंगल सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे क्या होंगे, वो लीकेज होना शुरू हो जाएगा उनका, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फंगल सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होता था, आर्गोस्ट्रॉल होता था, ये तो तुम्हें पता ही है। तो पहला चीज ये जो पॉलीन्स थे ये ऐसे काम करा रहे थे। अब दूसरे थे पॉलीन्स एंटीबायोटिक्स के अलावा ग्रीसियोफुल्विन। तो ग्रीसियोफुल्विन कैसे काम करता है, ग्रीसियोफुल्विन, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन को ही रोक देता है। ये जो बन रहा है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, उन्हीं को इनिबिट करा देगा, इनिबिट माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। याद हो गया दूसरा भी, इसकी दो कैटेगरी थी, पॉलीन्स एंटीबायोटिक्स और ग्रीसियोफुल्विन, ठीक है। अभी हमने थर्ड पढ़ा था फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन कैसे काम कर रहा था, 5-एफसी लिख दे रहे हैं, तो ये क्या करता था, 5-एफसी जो है वो 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होता था। 5-फ्लोरोयूरेसिल 5 डंप और वो सब बनाता था, जिसकी वजह से आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस जो है वो इनिबिट हो जाया करता था, ठीक है। ये हमारा दूसरा कैटेगरी भी याद हो गया होगा। ये दोनों एक के अंदर आते थे एंटीबायोटिक्स का टाइप्स में, ठीक है। और ये 5-फ्लोरोयूरेसिल जो में कन्वर्ट हो जाएगा और आरएनए और डीएनए के सिंथेसिस को इनिबिट करा देगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे जो थर्ड कंपाउंड्स थे वो हमने क्या पढ़े थे, थर्ड्स क्या पढ़े थे, थर्ड तो यही था अजोल, मतलब कह सकते हैं, या फिर अब जो है हमारा जो थर्ड कंपाउंड था वो हमने पढ़ा था अजोल, ठीक है। अजोल क्या कर रहा था, अजोल ए फॉर अजोल, ए फॉर अल्फा याद कराया था। तो अल्फा डी डेस मिथाइलेस, डेस मिथाइलेस एंजाइम को रोक दिया करता था, जिसकी वजह से क्या नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से एर्गोस्ट्रॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, ठीक है, ये याद रखना। अब इसने ये काम कर दिया। अब जो हमारा है जो फिफ्थ वन था, फिफ्थ वन क्या था हमारा, मैं भी भूल गई क्या पढ़ाया था मैंने फिफ्थ वन, ऐसे लाइन से कैटेगरी नहीं याद है। टर्बिनाफिन वगैरह पढ़ाया था। तो टर्बिनाफिन कैसे काम कर रहा था, वो स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज पे काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वेलिन होता है, स्क्वेलिन, स्क्वेलिन भी क्या करता है, वो स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज की हेल्प से अर्गेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो इसको इनिबिट करा देते हैं। स्क्वेलिन किसने कराया है इसको इनिबिट, वही एलाइल अमीन्स जितने भी थे, ठीक है, अलाइल अमीन्स, जिसमें टर्बिनाफिन जो आ रहा था। तो ये नहीं बन पाया और इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल टॉक्सिसिटी कॉज करता है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक और पढ़ा था हमने, बीच में कोई रह गया है पक्का, क्या रह गया, अ, कुछ तो रह गया, 14 अल्फा, हाँ ये सब हो गया ना हमारा। एक था हमारा लेनोस्ट्रॉल वाला, अजोल वाला, अच्छा हाँ वो तो हो गया लेनोस्ट्रॉल से। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि स्क्वेलिन से भी पहले लेनोस्ट्रॉल बनता है और वो लेनोस्ट्रॉल फिर से कन्वर्ट होता है अर्गोस्ट्रॉल में। तो लेनोस्ट्रॉल का सिंथेसिस को जो इनिबिट करा रहा था वही थे ना अजोल, तो इधर भी याद रख सकते हो तुम, ठीक है। और अब हमारा कौन सा रह गया, इकाइनोकैंडिन्स रह गया, जो कि ब्लू बीटा ग्लूकन्स को नहीं बनने दे रहे हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन हो जा रहा है। तो वो वाला भी याद रख लेना कि काइनोकैंटिन्स जो हैं वो सेल वॉल को ही नहीं बनने दे रहे हैं, काइनोकैंटिन्स, ठीक है। बाकी के सारे हमने कवर कर लिए हैं, बस इतने ही इम्पोर्टेंट थे। और मैं तुम्हें एक और बार दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से, तुम्हें रिवीजन करना हो तो देखो। हाँ, एंटी फंगल, जिसमें हमें कौन सा पढ़ना है, जिसमें हमें ये वाला पढ़ना है एम्फोटेरेसिन बी, जिसको एएमबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीसियोफुल्विन पढ़ना है, हेट्रोसाइक्लिक, इसमें फ्लूसाइटोसिन
अज़ोल्स में कीटाकोनाज़ोल, मिकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल, ये सब याद कर लेना। और इमिडाज़ोल्स हो गया हमारा, और अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन याद कर लेना, इसमें कैस्पोफंजिन याद कर लेना। आयोडाइड कंपाउंड ऐसे याद करो मत करो वैसे याद हो जाते हैं। ये मिसलेनियस में जो जो याद हो, जैसे जेंसन वॉयलेट, बेंजोइक एसिड, ये सब याद कर लेना। और आई थिंक सब समझ में आ गया होगा।